अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, यूं तो वतन अजीज गुज़िश्ता 75 बरस से ही अपनी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। ना ये मोड़ ख़त्म हो रहा है और ना हम तरक्की की सीधी शाहराह पर जाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल वाकई नाजुक है। मुल्क को इस वक्त कई किस्म के बहरानों का सामना है। मुआशी बहरान से तो हम सभी गुजर रहे हैं, सियासी बहरान हम मीडिया और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और सामने एक आईनी बहरान सर उठाए खड़ा है। 90 दिन में इलेक्शन कराने का मामला अदालत के सामने है और हुकूमत की तरफ से आला अदलिया के जजों पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कल सरगोदा के जलसे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक और 2 हाजिर सर्विस जजों की तस्वीरें चला दी और उनके नाम लेकर इल्जाम लगाया कि ये मेरे कप्तान को दोबारा सियासी जिंदगी देने के लिए मैदान में आ गए हैं। साजिश करने वाले थे, स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है इमरान खान। अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से और इन्होंने कहा जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो। वो इजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पनामा बेंच में बैठा था। नाज़रीन, सिर्फ मरियम नवाज नहीं मुस्लिम लीग नून के दूसरे सीनियर रहनुमा भी आला अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में आला अदलिया को शहादत देने के लिए कह दिया। इस मुल्क के अंदर सबसे पहला आईनी हादसा जो है वो एक जज ने किया था, जिसने नजरिया जरूर जो है वैलिड करार दिया था। सबसे पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की, वो भी जुडिशरी ने की। तजावज किया, आला अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, ये उनका काम नहीं है। आज अदलिया पे वक्त है कि वो खुद भी शहादत दे अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी अजमत के लिए। नाज़रीन, एक तरफ मुस्लिम लीग नून आला अदलिया से शहादत मांग रही है, दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला अदालत में है। हुकूमत इलेक्शन कराने की हामी नहीं भर रही और मेरे कप्तान को हर हाल में इलेक्शन चाहिए। अपनी मकबूलियत का ग्राफ देखकर मेरे कप्तान ने 14 जनवरी को पंजाब और 17 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ दी ताकि वो 90 दिन बाद फिर हुकूमत में आ जाएं। लेकिन हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे ठंडे ठार बैठे हैं और कहीं कोई इलेक्शन के आसार तक नजर नहीं आ रहे। मेरे कप्तान के खिलाड़ियों ने लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन की तारीख देने के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर 10 फरवरी को फाजिल जज जस्टिस जवाद हसन ने फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन असेंबलियों की तहलील से 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। 16 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर ही गुलाम महमूद डोगर केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने खुद नोटिस के लिए यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। 20 फरवरी को सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल को दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। 21 फरवरी को पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुबैना ऑडियो लीक पर मिस्टर जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी भी शामिल हैं। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस की समाअत शुरू की और उसी रोज मेरे छोटे कायद की जेर सदारत इजलास में 2 जजेस से मुतालबा किया गया कि वो मुस्लिम लीग नून के केसेस से खुद को अलग कर लें। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी चीफ जस्टिस से कायम करदा 9 रुकनी लार्जर बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को भी बेंच में शामिल किया जाए। 23 फरवरी को ही मियां दाऊद एडवोकेट ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया, जिसमें फाजिल जज और उनके अहले खाना की जायदादों और असासों की तहकीकात करके उन्हें ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई है। आज 24 फरवरी को समा टीवी ने फाजिल जज के अहले खाना के हवाले से खबर दी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब समझें तो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी इंक्वायरी कराने और तहकीकात का हिस्सा बनने को तैयार है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद नोटिस के दूसरे दिन भी समाअत हुई, जिसमें फारूक नाइक ने पीडीएम का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़ा। इस बयान में इस्तदा की गई कि मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी इस केस की समाअत से खुद को अलग कर लें।
नाज़रीन, ये सारे मामला तो अदालत में हैं और पूरी कौम उनके फैसले का इंतजार कर रही है ताकि मुल्क इस बुरानी कैफियत से निकल सके। इस सारी पर मेरे 13 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मरियम नवाज ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 2 हाजिर सर्विस जज साहिबान की तस्वीरें सियासी जलसे में दिखाई, क्या ये अमल कानूनी एतबार से दुरुस्त है? सवाल नंबर 2, मरियम नवाज ने सरगोदा जलसे में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को करप्ट कहा, क्या इसको तौहीन अदालत कहा जा सकता है? सवाल नंबर 3, मुस्लिम लीग नून या दीगर किसी फरीक को किसी भी जज के बारे में कोई तहफुजात हैं तो उन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है। जलसों में जजों का नाम लेने के बजाय उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया गया? सवाल नंबर 4, आज सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद के वकील ने कहा कि मीडिया पर अदलिया की तज़ीक की जा रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को फिर देखेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट मरियम नवाज को इस केस में तलब कर सकती है? सवाल नंबर 5, ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में फुल कोर्ट बनाकर पैनामा केस समेत दूसरे केसेस का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा किया, क्या यह मुतालबा गड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ नहीं है? सवाल नंबर 6, अगर कोई सियासी जमात उठकर सुप्रीम कोर्ट हमला केस और जस्टिस कयूम मरहूम की मुबैना ऑडियो लीक का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा करे तो क्या मुस्लिम लीग नून उसकी हिमायत करेगी? सवाल नंबर 7, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ दोनों ने जजेस पर तनकीद की, लेकिन दोनों के अल्फाज में जमीन आसमान का फर्क है। क्या मरियम नवाज ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर से तनकीद का ये हुनर सीख सकती हैं? सवाल नंबर 8, इस वक्त पीडीएम 9 रुकनी बेंच में शामिल 2 जजेस से मुतालबा कर रही है कि वो समाअत से अलहदा हो जाए। आमतौर पर फौजदारी मामलात में जजेस केस की समाअत से अलहदा हो जाते हैं, क्या आईनी नौयत के केसेस में भी किसी जज से ये मुतालबा किया जा सकता है कि वो केस की समाअत से अलहदा हो जाए? सवाल नंबर 9, अगर कल को तहरीक इंसाफ ने भी बेंच में शामिल किसी और मोअज़्ज़िज़ जज पर एतराज उठा दिया तो क्या पीडीएम उन जजेस को बेंच से अलहदा करने के लिए कबूल कर लेगी? सवाल नंबर 10, पीडीएम ने अस्कुद नोटिस केस में 9 रुकनी लार्जर बेंच की जगह फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा किया है, क्या पीडीएम की यह इस्तदाद तस्लीम कर ली जाएगी? सवाल नंबर 11, क्या पीडीएम का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा अदालती रवायात की रूह से जायज है? सवाल नंबर 12, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो जाने के बाद क्या अखलाकी तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल रहना चाहिए? सवाल नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज मिस्टर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, क्या मेरे कप्तान सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज का मशवरा मानेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज कानूनदान ही हमारे पैनल के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील मियां दाऊद साहब। मियां दाऊद साहब ने ही जो है वो जज साहब के खिलाफ रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किया है, उनसे भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील और कानूनदान फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कानूनदान निहाल हाशमी साहब भी आज इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है। मैं सबसे पहले फैसल चौधरी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। चौधरी साहब, ये आज बाकायदा तौर पर पीडीएम की जानिब से जो है वो आज दरख्वास्त दे दी गई है, ये कहा गया है कि जनाब 2 जज साहिबान जो है अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें। सर, ये मुतालबा जायज़ है या नाजायज़ है आपकी नज़र में? इस मुतालबे की जो बुनियाद है वो तो देखनी है कि उनका मुतालबा किस बुनियाद पे है। जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है उसमें सिर्फ एक ही बात जो नज़र आई है कि क्योंकि उन्होंने सोमोटो जो है नोटिस लेने के लिए चीफ साहब को लिखा, लिहाजा उनको अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए। तो ये तो कोई ऐसी लीगल बात नहीं है या कोई इतनी स्ट्रांग ग्राउंड नहीं है। पता चलता है कि इस मामले को सियासी करना मकसद है ताकि जो होने वाला फैसला है उसके ऊपर अगर तो वो फेवर में आ गया तो ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब ये SMC 4 पिछले अप्रैल में लिया गया था, अप्रैल 2022 में, यहाँ पे सूरी साहब की जो वो मामलात थे, तो उस मामलात में ये चीफ साहब ने ये लिखा था कि उसमें इतने जजेस हमारे पास आए तो ये SMC हम ले रहे हैं। तो उस SMC में जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो तब भी नून लीग का और PDM का यही वतीरा था कि उन्होंने उस बेंच पे जाके तहफ़्फ़ुज़ात भी किए और मतलब वहाँ पे 5 कोस दूर भी थे साबिक बारों के, लेकिन जो फैसला उनके हक में आ गया तो फिर वो सारे एतराज़ात दफन हो गए। अब ये मामलात जो इस तरह से चलाए जा रहे हैं, इस तरह से तो ये जो बेंच बनाने का प्रोरोगेटिव कानून के मुताबिक तो चीफ जस्टिस का होता है, ही इज़ द मास्टर ऑफ द रोल, और उनका ये मामला होता है। एज फार एज मेरे क्लाइंट का जो मामला है आज वो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा जो है उस पर ट्रस्ट है। वो जज साहब ये बेंच रखना चाहें, बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, हमारा मतमा नज़र आइन की
जो शिके हैं जिनमें से रूह निकाल ली गई है दोनों गवर्नर साहबान की तरफ से या मतलब इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम है, वो मोतबर है। आइन का जो अमल दरामद होना वो मोतबर है, आइन की जो स्कीम है उस पर अमल दरामद होना मोतबर है, वही हमारा मतमा नजर है। ठीक है। ना जजेस को टारगेट करना मतमा नजर है, ना सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना मतमा नजर है। मेरी नजर में उस जो एप्लीकेशन जो फाइल की गई है वो कोई इतनी साइब एप्लीकेशन नहीं है। निहाल हाशमी साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आपने सुनी, आपकी जमात भी इसके अंदर शामिल है। फारूक एश नाइक साहब की जानिब से ये आज जमा करवाई गई है दरख्वास्त। ये सर ये हकीकत है, एक तो बाकी ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है कि वो कौन सा बेंच बनाना चाहते हैं, और ये मिसाल भी कोई समझ नहीं आती कि जनाब चूंकि उन्होंने नोट लिखा है 2 जजेस ने, तो इस वजह से उनको शामिल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए बेंच में। ये कितनी स्ट्रांग दलील है सर आपके पास इस सिलसिले में? आप इसको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, क्लियर कट वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बलूचिस्तान में माँ बच्चे अगवा हो जाते हैं, 2-2 साल से दस्तयाब नहीं होते, मुंसिफों को नजर नहीं आते हैं। मुंसिफ को नजर आता है डोगर साहब, मुंसिफ को नजर आता है जिसके साथ उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो। दूसरे तरफ ये इख्तियार नहीं है किसी भी जज को माँ सिवाय चीफ जस्टिस को कि वो सो मोटो ले। और इससे पहले आपको शायद याद होगा जब ये हुकूमत आई तो एक खुद नोटिस लिया गया और उसमें कहा गया कि मेरे फाजिल भाई ने कहा है कि यहाँ पे इंतकामी कार्रवाई शुरू होगी, अफसरान बालों को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा। चुनांचे हम पाबंद करते हैं कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी बस। तो जनाब ये अगर आप सियासी मैदान को सियासतदानों को नहीं करने देंगे तो फिर सियासतदान क्या करेंगे? फिर हम जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक के पीता है। हमें याद है निगरां जज। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के आइन में निगरां जज का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं है। निहाल तो जब हम एक चीज निहाल साहब, देखते हैं मेरे कि ख्याल एक में अब हम आदमी को- ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। निहाल साहब, हम मेरे ख्याल में ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। सबसे पहले सर ये जो आज फारूक एश नाइक साहब की जानब से दरख्वास्त जमा करवाई गई, जरा इस पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके बात कर लें हम लोग। अब वो आप मुझे पता है पैनमा वाली साइड की तरफ मुझे ले जाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर जरा पहले बात कर लें। चले तो मैं इस पे भी बड़ा क्लियर बताता हूं कि ये सो मोटो केस ही नहीं था, इसमें नोट्स ही कुछ और थे। ये बहाना जो था डोगर था और निशाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, और ये सो मोटो बनता नहीं है। क्यों? इसमें ये जो पिटीशन है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, जिसमें डिस्कस किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन कहाँ हुई और कौन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन हमने देखा है 63A में वॉयलेशन हुई है, जब लोग रीराइट करते हैं। मैं एज ए तालिब इल्म ये समझता हूँ कि ये रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रुक जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ कि बार के जो मेम्बरान हैं मुंतखब, उन सब ने रेफरेंस भेज दिया है। और फिर दाऊद साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि कितने पैसे उनके पास है, कितनी जायदादें हैं। आप तो कादी फायद जीसा के बड़े कर रहे थे। हम वर्किंग क्लास के लोग हैं सर, हम अभी भी अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, सुबह 8 बजे से निकलते हैं। बात सारी है कि इतनी मराद देने के बाद भी अगर आम लोगों को इंसाफ ना मिले तो फिर इस मुल्क में क्या जवाब क्या रह जाता है। और मरियम ने किरदारों का इजाजत दीजिएगा मुझे, मैं दाऊद साहब से ना करे तो कौन करेगा? मैं आ रहा हूं, मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करूं। दाऊद साहब, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि आपने इस सिलसिले में जो है एक कंप्लेंट जो है वो फाइल की है एक सिटिंग जज के हवाले से। आपके ऊपर एतराज़ इस बात का आ रहा है कि आपकी टाइमिंग जो है ना वो बड़ी सरप्राइजिंग है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सो मोटो नोटिस लिया जाता है और साथ ही आप जो है वो एक जज के अगेंस्ट कंप्लेंट भी जो है वो लॉन्च करते हैं, और वही जज साहब जो है जो मरियम नवाज के भी निशाने के ऊपर है, उनकी तस्वीर लगा के मरियम नवाज भी जलसा करती हैं। टाइमिंग ज़रूर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दूसरे ने, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करता, लेकिन उस टाइमिंग का मुस्लिम लीग नून या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ जोड़ना है वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि जिस दिन सो मोटो नोटिस लिया गया उससे पहले पूरे पाकिस्तान की वकला कम्यूनिटी इस बात का मुतालबा कर चुकी थी कि जज साहब के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट फाइल की जाए, इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए और इनको ओहदे से हटाया जाए, इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो वो टाइमिंग इत्तफाकन आप कह लें वो हो जाए उनके साथ। इस सो मोटो बड़ा इत्तफाक नहीं है ये।
आप इसको कह सकते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता, ये हो सकता है। इत्तफाक तो देखें ना, बहुत सारे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में होते हैं, और वो इत्तफाकात जिसकी तरफ आपने पहले इशारा कर रहे थे कि वो आज खुद नोटिस लेने की जो बात की, फैसल चौधरी साहब ने उस बुनियाद को तो ज़रूर वजाहत किया, लेकिन कानून के तालिब इल्म की बुनियाद के ऊपर वो थोड़ा सा डंडी मार गए। मेरे बड़े भाई हैं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि बुनियाद जो PDM ने की एप्लीकेशन की है वो ये है कि ये अपना जो जहन है वो भेज जाहिर कर चुके हैं, तो ये उन्होंने बुनियाद नहीं है, तो ये बुनियाद कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बुनियाद की भी एक बुनियाद है, बताइए। वो बुनियाद है डोगर साहब का केस, कि एक सरकारी मुलाजिम का केस चल रहा है, और उस केस के दौरान आप आज खुद नोटिस लेते हैं, और उस आज खुद नोटिस में आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करते हैं, और फिर उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके आप जो डायलॉग्स करते हैं हमारे मौजूद जज साहबान, उन डायलॉग्स को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी बातों को आप अपने डोगर साहब के रिटन ऑर्डर का हिस्सा नहीं बनाते, तो वो बुनियाद, एक तो बुनियाद वो बनती है। तो हम ये समझते हैं कि ये बतौर तालिब इल्म समझते हैं कि ये नामुनासिब रवैया था मौजूद जज साहबान का। और दूसरी बात कि जब मौजूद जज साहबान ने पहले अपना ज़ेन जाहिर कर दिया कि ये आइन के खिलाफ है, तो उसके बाद वो फैसला तो न्यूट्रल होकर नहीं दे सकते। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मौजूद जज साहबान हैं वो फैसला देते वक्त इंसाफ की और जो एक आप कह लें कि फेयर ट्रायल की जो बुनियादी रूह है उसको मद्देनजर मलहूज़े खातिर रखना ही नहीं चाहते, तो ये एतराज़ बिल्कुल जायज़ है। और वैसे भी दूसरी बात, ये कोई झूठा भी इल्जाम लगा दे किसी जज साहब के ऊपर, झूठा भी इल्जाम लगा दे, तो उस मौजूद जज साहब को चाहिए कि वो उस केस से अलग हो जाए, चाहे वो किसी के ऊपर गलत भी इल्जाम। ये दो पॉइंट्स आपने रेज किए फैसल चौधरी साहब, ये दोनों बातें आपने मियां दाऊद साहब की सुनी। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब जज साहबान जो है अपना थॉट प्रोसेस ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं डोगर साहब के केस के अंदर, और दूसरी बात ये कि अगर कोई इल्जाम लग जाए, जो कि इस मामले में तो मियां दाऊद साहब ने खुद लगाया है, तो फिर जज साहबान को खुद ही अपने आप को जो है वो बेंच से अलग कर देना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मंसूर, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन साहब इस पे एतराज करें तो वो एक अलग बात होगी। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको नोटिस करके बुलाया गया है, क्योंकि मामला तो इस वक्त तारीख देने का है, इसमें अगर आपको याद हो तो एक जस्टिस काजी फायजी साहब ने एक नोटिस ली थी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक वकला कन्वेंशन से खिताब किया था इस्लामाबाद में, तो एक नोटिस ली थी, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का ये फैसला है कि सो मोटो, क्योंकि ये जो नई बात नहीं है, ये 1990 से जब जुल्ला साहब ने इसकी तरह डाली हमारी सो मोटो की, तो उसमें तय कर दिया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है सिर्फ वही सो मोटो ले सकते हैं, और बाकी इवन हाई कोर्ट को भी ये इख्तियार नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात गालिबन क्या थी, अगर आप मुझे दोबारा दोहरा दें प्लीज। सर वो ये कि इस बात का जवाब दे दूं, बड़ी रेलेवेंट बात खुद ही कर गए हैं फैसल भाई। जिस आज खुद नोटिस का बात कर रहे हैं ना, उस आज खुद नोटिस में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये हुक्म जारी कर दिया कि काजी फायजी साहब जो हैं वो इमरान खान के केसेस सुनेंगे या नहीं, केसेस नहीं सुनेंगे, उनके ऊपर थ्रू आउट पाबंदी लगा देगी। मेरा फैसल भाई साहब से ना बतौर वकील ये क्वेश्चन है कि क्या कभी किसी जज के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर इस तरह जुडिशल ऑर्डर के जरिए किसी स्पेसिफिक ऐसे सियासतदान के खिलाफ मुकदमा सुनने पर पाबंदी लगाई गई है? ठीक जी फैसल साहब। अच्छा, पहली बार जो मैं ये अब कह रहा हूँ, इसमें एक और भी आप मंसूर आपको मैं तारीख पे हवाला देता हूँ। मिस्टर जो जवाद ख्वाजा साहब को 2014 में जियो की एक पिटीशन थी जिसमें ये उनके ऊपर जो है वो ये कहा गया कि वो शकील रहमान साहब की एक पिटीशन थी, उसमें उनको कहा गया कि उनकी कोई अजीजदारी की वजह से ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन है, तो उन्होंने उसको खुद को रिक्यूज करने से इनकार कर, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं समझता कि रिश्ता ये ऐसा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी जज पे इल्जाम लगाएं, झूठा इल्जाम लगाना तो वैसे कानून में जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। इल्जाम तो सच्चा ही लगना चाहिए, जज साहबान को छोड़े आम आदमी के ऊपर भी सच्चा इल्जाम लगना चाहिए। तो अगर जब तक वो साबित ना हो जाए, और मतलब अगर मैं किसी मुकदमे में है और नहीं कोई जज साहब पसंद, तो उनके ऊपर इस किस्म की दरखास्त देने के बाद ये अगर रूल इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर शायद कोई भी जज जो है वो मुकदमात की समाअत नहीं कर सकेगा हमारे अपने हालात के मुताबिक। लिहाजा इन दोनों चीजों की जो बुनियाद है, और उसमें जो जजमेंट जिसका मैंने कहा था कि उसमें इमरान खान साहब का
को नोटिस दिया था फायज साहब, उसमें ये तय हो गया था कि ये चीफ जस्टिस साहब नहीं, इसको नोटिस करना है और ये इख्तियार भी उनको है और ये रीइटरेट किया गया है तो फैसल साहब, जो 90s में फैसल साहब साहब ने एस्टैब्लिश जी, मैं सर ये पूछना चाहूंगा, फिर ये कहा जा सकता है कि कल को जस्टिस फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज तो नहीं होगा कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के केसेस को सुने? देखिए, फायज ईसा साहब के बारे में या किसी और भी जज के बारे में अगर आप प्रिंसिपली बात करें तो जज का काम तो मुकदमे सुनना होता है। अगर मतलब किसी जज का तासुब जो है वो वाजे ना हो जाए और ये बात इसके सामने आपके ना आ जाए, फायज ईसा, ये तो मफरूजा सवाल है ना, इसका जवाब तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। मैं नहीं समझता कि कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो किसी तौर पे भी उस पर बदअतमादी का इजहार करना कोई मुनासिब बात है। जो कल में वो भी गलत तरीका था। तरीकेकार अगर किसी जज पे एतराज है, हक होता पार्टी का किसी भी जज पे एतराज किया जा सकता है, ये कोई अमर माने नहीं है। वहां पे जाके अदालत के अंदर जैसे आज पीपल्स पार्टी ने दी है वो एक बेहतर तरीकाकार है और वही तरीकाकार अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ जो भी मामलात करने हैं उनके कुछ लवाजमात तो होते हैं, उनके मुताबिक ही होना चाहिए। इदारों की और जजेस की इज्जत जो है वो तो हर सूरत मुकदम होनी चाहिए। अगर किसी जज से इख्तिलाफ भी है मुकदम होनी चाहिए, तो उसका भी तरीकेकार इज़हार। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमाम जज साहिबान की इज्जत जो है मुकदम होनी चाहिए। और मैं ब्रेक लेने लगा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद ये मैं निहाल हाशमी साहब के सामने ये सवाल रखूंगा कि जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा ने जो ज़बान इस्तेमाल की और जिस तरह जज साहिबान की तस्वीरें जो हैं वो जलसे के अंदर जो है वो दिखाई गई, क्राउड को दिखाई गई और उसके बाद इल्ज़ाम तराशी की गई, क्या ये सिर्फ अपनी सियासी कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए ये अमल जो है वो अब इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है? इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जो सो मोटो नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और मामला है इलेक्शंस का। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली के जो इलेक्शंस है उसके बारे में बात हो रही है। निहाल हाशमी साहब, एक जो एतराज़ मुस्लिम लीग नून के ऊपर और पीडीएम की दीगर जमातों के ऊपर किया जा रहा है वो ये है कि जो एक अहम तरीन मामला है जिसके ऊपर एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले आप ये फरमा रहे थे कि जी सो मोटो नोटिस तो इसके ऊपर बनता ही नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है सबसे बड़ा आईनी मसला ही यही है कि आप लोगों के गवर्नर्स जो हैं वो डेट्स नहीं दे रहे। तो फिर उसके बाद जाहिर बात है अदालत का दरवाज़ा ही खटखटाना बनता है और अगर वो नहीं हुआ तो फिर जाहिर बात है चीफ जस्टिस ने इसलिए नोटिस लिया। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं जलसों के अंदर, उसका मेन मकसद जो है सारे प्रोसेस को पहले दिन से ही कॉन्ट्रोवर्शियल बना देना है। और जाहिर बात है ये तो अब जज साहिबान ये फैसला कर सकते हैं कि वो जो एक पर्टिकुलर एक थिन लाइन होती है तौहीन अदालत की या फिर तनकीद करने की, क्या उस लाइन को अबूर किया गया या नहीं अबूर किया गया। मुझे मालूम है कि हमारे दीन में कहा गया हक और सच बात कहो और वक्त पे कहो, अपने हाथ से रोको, मुंह से रोको, वरना आप अपने दिल में उसको गलत समझें। पाकिस्तान की जो आईनी अदारे हैं उनको अपने अपने काम करना चाहिए। जो इंजीनियर है इंजीनियर का काम करे, डॉक्टर अपना काम करे, मुंसिफ अपना काम करे, पार्लियामेंटेरियन को अपना काम करने दें। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हम कहे कि हम सबसे अबव हैं और हम आला है और हम बरतर हैं, ये नहीं है। हम टैक्स पे करते हैं सर, हम जो आम लोग हैं हम टैक्स पर करते हैं। हमारी टैक्स से ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये पेंशन और बिजली के बिल और गैस के बिल और बड़े मराहत DA। और आपको एक बात बताऊँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे मुंसिफ हजरात हमसे जब वकीलों से बात करते हैं तो डांटने वाले अंदाज में, बदतमीजी के अंदाज में करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेज़ के वक्त में कमिश्नर के आगे खड़े हैं और बिलसाहिल और वो हमें डांटते हैं। मुंसिफ का काम होता है बहुत मोहब्बत से, इज्जत से लोगों को सुनना। और जब साहिल आए तो बात करें। इस केस में साहिल कोई आए नहीं, आज खुद आप साहिल बन गए। और ट्रैक रिकॉर्ड इस बार मरियम ने क्या बात की, मरियम ने क्या अदालत के खिलाफ की बात की, सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया? नहीं लिया। उन्होंने किरदार की निशानदेही की है। और क्या निगरान जज नहीं बना था पनामा केस में? आप मुझे बताएं, अगर नहीं बना था तो आप बता दें। क्या ऐसा नहीं हुआ कि 63A को रीराइट किया गया? अगर नहीं हुआ तो आप वो भी बता दें। आप देखें तो सही होता क्या ये हक किसी को है? मुझे या आपको भी नहीं है, किसी को नहीं है कि हम किसी और इदारे के एक मौजूद सर, लेकिन ये किसको हक है निहाल साहब, और ये किसको हक है कि हाजिर सर्विस जजेस को जो है आप ये कहें कि जनाब एक रिटायर्ड जनरल की बाकियात हैं? ये नहीं, वो उन्होंने देखिए उन्होंने कहा जो बात वो तो सच है ना, बात तो है सच, मगर सच है रुसवाई की। अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो 22 करोड़ लोग चीखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आइन में भी सब बराबर है
और हमारे दीन में भी सब बराबर है, और हम आम जो लोगों टैक्स पेयर है। हम काश चौधरी मुनीर को वक्त पे बता चुके होते, रियाज साहब को हम बता देते, जिन्होंने मुशर्रफ साहब को 3 साल के कहा था आप अमेंड कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये तो पार्लियामेंट को भी इख्तियार नहीं है जब तक 2/3 मेजोरिटी ना हो। इरशाद हसन खान को हम वक्त पे बता सकते, और हम हर आमजरत के खिलाफ वक्त पे खड़े होते, तो पाकिस्तान आज इस देहत में ना, जिसका काम उसी को साजे। ये सियासतदानों का काम है, पार्लियामेंट हम बैठेंगे, और अगर नहीं समझ में आता तो हम एक कमीशन बना देंगे फैक्ट फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की। मगर डराए नहीं हमें, क्यों डराते अल्लाह ने, मैंने क्यों डराते हो जंजीरों से? मुझे वो याद आ जाते हफीज जालंधरी। तो भाई बात सारी है कि डरा से हुकूमत नहीं होता। लोग अब बिफर गए, लोग समझते हैं जिसके पास मोटरसाइकिल में डालने का पैसा नहीं है, वो BMW को देखता है जो उसके टैक्स से पल रही है, और ये हो जाता है। अब हमें इजाजत दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। पॉइंट आ गया सर आपका। मियां साहब ये जो कुछ भी हुआ है, जब इमरान खान साहब इसी तरह तनकीद करें तो उनको जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मरियम नवाज़ की तकरीर का ज़रूर नोटिस लिया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, लेकिन इस मामले को मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने पेंडिंग कर दिया। आप भी एक सीनियर कानूनदान है, क्या जो ज़बान इस्तेमाल की गई आपके ख्याल में जजेस के लिए ठीक थी वो ज़बान? इस ज़ुबान वाली बात को एक दफ़ा साइड पे करें। मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब को कब तौहीन अदालत में कभी किसी अदालत ने, हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, सॉरी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनका केस नहीं लगा था। वो केस ही लगा ना, लगा के बचाया, कहा बेटा आज के बाद फिर छोड़ दिया। तो इमरान खान साहब को ये इजाज़त है, इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ जज साहिबा के अदालत गए उनसे माफी मांगने के लिए, उनसे माजरत करने के लिए, और उस दिन गए जब जिस दिन वो जज साहबा छुट्टी पर थी जी, उस दिन गए। तो ये आप तहरीक इंसाफ के ना एक दफ़ा माइंडसेट को भी थोड़ा सा समझ, ये एक फ्रॉडिया किस्म की पार्टी है। मेरी ये ज़ाती राय है, मैं इनका बड़ा सख्त नाकद हूँ इनकी 2 नंबरियों का। ये जो मौजूदा सियासतदान है, इन्होंने तो अभी सिर्फ नाम लिए हैं और उसके पास उनकी ट्रैक रिकॉर्ड है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने तो जज साहबान की तस्वीरों के ऊपर इन्होंने जूतियां मारी, तब तो नहीं सुप्रीम कोर्ट को किसी को याद आया कि ये अदलिया की तस्दीक कर रहे हैं, जब तो नहीं ये शेख रशीद साहब जो है वो जाकर उन्होंने अदालत में कहा कि ये अदलिया की तस्दीक की जा रही है। तो आज एक सियासी जमात, मैं इनको डिफेंड नहीं करता, मैं इस बात पे कायम हूँ कि ये जजेस का इनको इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब इसकी वजह और इसको रोक कौन सकता है? इसको जुडिशरी खुद रोक सकती है। अगर अदलिया खुद अपने अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाना चाहती तो लोग बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा। हम वकील जो हैं, हम इस जुडिशियल सिस्टम के सबसे बड़े नाकद हैं, सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी हम हैं और सबसे बड़े नाकद भी हैं। हमारी आंखों के सामने नाइंसाफी हो रही होती है और हम जज साहबान का सिर्फ अदब की वजह से नहीं करते। अब लोग नहीं अदब कर रहे तो इसमें जज साहबान को अपने कोई ना कोई तो वजह है ना, उस वजह को, उस रूट कॉज को ढूंढे, उस रूट कॉज को आप सही कर ले। जस्टिस इमरान खान साहब ने फिर जो कुछ कहा था ठीक कहा था, वो इमरान खान साहब उसका अब जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं निहाल हाशमी साहब की उस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। जस्टिस मुनीर को उस वक्त लगाम डाली होती तो आज के दिन तक पाकिस्तान में ये क्राइसिस पैदा ना होते। मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान के अंदर जो भी तरक्की हो सकती है, खुशहाली हो सकती है, अमन आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अदलिया की वजह से आ सकता है। और अगर पाकिस्तान के अंदर आज कोई गरीब गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर रहा है ना, तो उस बर्बादी की जिम्मेदार भी अदलिया है, उसके अलावा कोई नहीं। ये फैसल चौधरी साहब, किस तरह सर तयन होगा कि जनाब ये जो तंकीद हो रही है ये वाकई जायज तंकीद हो रही है या ये तंकीद पूछ ले? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन भी पता कर ले प्लीज फैसल साहब से। फैसल चौधरी साहब से सवाल है कि सर ये किस तरह पता लगेगा कि वाकई कंटेम्प्ट हुई है या नहीं हुई, या फिर ये जायज तंकीद थी, या फिर ये तंकीद जो है वो सिर्फ सियासी फायदे हासिल करने के लिए तंकीद थी? अगर केस टेकअप होगा तो उसमें ज़ाहिर है ये सारी बातें होंगी, और पहले ये तय किया जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 जो कि मौजूदा लॉ है उसके तहत एक प्रोसीजर मुकर्रर किया गया है। ये अदालतें जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेती हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो 3 किस्म की होती है, एक सिविल कंटेम्प्ट है, एक जुडिशियल कंटेम्प्ट है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। जुडिशियल कंटेम्प्ट होती है जब जज के आप कैरेक्टर के बारे में हंसराई करते हैं और वो बुनियादी तौर पर आर्टिकल 204 के तहत ये ली जाती है, उसमें पूरा प्रोसीजर रखा गया है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। और ये आपकी नजर में मरियम नवाज के जो अल्फाज थे वो कंटेम्प्ट में आते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपकी नजर में ये क्या है, तारीफ है?
सर आप तीन सीनियर कानूनदान है, मैं उनके सामने क्या जवाब दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ जज नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ जज नहीं है। और फैसल साहब। इसमें मंसूर साहब ये बात जो है मेरी नज़र में जो उन्होंने उसमें क्योंकि कुछ बुनियादी हकायक की गलतियां हैं, फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मुज़ाहर अली नकवी साहब पनामा बेंच में किसी भी पनामा बेंच का हिस्सा नहीं रहे। वो उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट के जज, ठीक है, वो बाद में एलिवेट हुए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की कोई पिटीशन नहीं सुनी। लिहाजा उनको ये कहना कि उन्होंने कोई साजिश की है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। एजाज अल हसन साहब ठीक। 5 मेंबर बेंच था, उसके वो मेंबर थे। पहली जो जजमेंट थी जस्टिस कोसा जस्टिस गुलजार साहब की जो अप्रैल में आई, वो उसका हिस्सा नहीं थे। उन्होंने उससे डिफरेंट व्यू लिया और उसमें उन्होंने मजीद जो है वो बात की जिसको एजाज अफसल साहब ने, अजमत सईद साहब ने और एजाज अल हसन साहब ने बाद में कहा। अब ये जो वर्ड यूज किए गए या इल्जामात है काफ़ी संजीदा है, तो अगर जब इसकी अगर कोर्ट मुनासिब समझेगी तो ये कोर्ट का काम है वो अपनी इज्जत खुद बहाल करे और वो देखे कि कौन कर सकता है। मेरी ज़ाती राय में कोर्ट आइन के मुताबिक काम करती रहेगी और आइन को जो है वो मामला करेगी, तो कोई तनकीद नहीं करे। ठीक। मैं नाज़रीन एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, और वो फैसल चौधरी साहब के भाई हैं, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उन्होंने भी आज एक इतराज़ किया क्योंकि चंद आज दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो फाइल की गई हैं और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्होंने जेल भरो तहरीक के अंदर जाके गिरफ्तारियां दी हैं उनके साथ सलूक ठीक नहीं हो रहा और जानबूझ के उनको लाहौर शहर से दूर दराज इलाकों के अंदर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ इसके ऊपर भी बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज दरख्वास्त जमा करवाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, उनकी फैमिलीज की जानिब से कि जनाब हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको दूर दराज जेलों के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। जेल भरो तहरीक के अंदर जो है अलामती तौर पर जेल जाना था, लेकिन ये तो जैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। निहाल हाशमी साहब, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप खुद भी एक सियासतदान है, क्या दीगर सियासतदानों के साथ इस तरह का सलूक जायज़ है? मैं कहता हूँ किसी के साथ भी बुरा सलूक नहीं होना चाहिए, मगर एक बात आपको बताता चलूँ, जो दाऊद साहब भी सेकंड करेंगे और फैसल साहब भी, जो केस मुकदमा FIR और चलान के साथ आता है उसमें वो जुरिसडिक्शन नहीं छोड़ सकते हैं, मगर जो MPO के तहत गिरफ्तारी होता है 15 MPO या 15A या 16 में, तो वो पूरे प्रोविंस के हवाले से होता है कि वो इंतज़ामिया जहाँ चाहे उससे मुंतकिल करे। और आपको याद होगा कि फरियाल तालपुर साहबा का तो FIR वाला मुकदमा था, रेफरेंस था, उनको हॉस्पिटल से उठा के इस्लामाबाद ले गए, उनका मुकदमा कराची का था मगर उनको अडियाला के जेल में रखा गया। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को भी अटक जेल में रखा गया, अडियाला के जेल में रखा गया, कराची में उनका मुकदमा था। तो ये इंतज़ामी चीज़ होती है और हम जो सियासी लोग हैं हमें घबराना नहीं चाहिए, जहाँ भी रहें हम अगर हम सोचते हैं कि हमें मुल्क और आम लोगों की बेहतरी के लिए काम करें तो तकलीफ तो उठानी पड़ती है ना, तकलीफ उठाने से कोई नुकसान, मैं ये समझता हूँ किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उसकी इज्जत की तकरीम करनी चाहिए। कल मैंने देखा पंजाब पुलिस बहुत इज्जत से बुला रही थी कि जो दोस्त गिरफ्तारी देना चाहे वो आके पुलिस वैन में बैठ जाए, इतनी इज्जत से आ रहे थे और दूसरे तरफ वो पुलिस वैन को तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो ये देखिए ना, फैसल चौधरी साहब, ये सर सारी आपने गुफ्तगू सुनी है आपकी, सर खुद ये जेल भरो तहरीक जो है वो चला रही थी और वो चाहती थी कि ये सिलसिला चलता रहे, तो फिर अब एतराज किस बात का? जब आप एक दफा गिरफ्तार हो गए उसके बाद तो पुलिस आपको किसी भी जेल में शिफ्ट कर सकती है। मेरे ख्याल में मुझे पटिशन के मंजरजात का तो इल्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म का ताल्लुक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी सलामती, उनकी सेहत और उनसे मुलाकात की जो है वो इजाज़त दी जाए। तो फैमिली अगर ये पटिशन करे तो किसी भी सियासी कैदी है वो कौन सा कोई चोरी या किसी करप्शन के मुकदमे में अंदर गए हुए हैं, उन्होंने कौन सा डॉलर लूट के बाहर लंदन में जायदादें बनाई हैं, तो ऐसे मामलात पे तो उनके साथ सियासी कैदियों को हमेशा इज्जत दी जाती है। और अगर उन्होंने जेल पर तारीख दी है ये मेरे ख्याल में बाउंस मार के चले गए फैसल भाई, उन्होंने जायदादें नहीं लूटी है, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, उन्होंने पाकिस्तान के मईशत को लूटा है, हमारी सियासत को लूटा है, हमारी पार्लियामेंट को लूटा है आपके। और जो लंदन के जिसकी बात कर रहे हैं वहां लंदन की अदालत ने कहा बेकसूर, NCA ने कहा बेकसूर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा बेकसूर, इल्जाम ना लगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपका, फैसल का, निहाल हाशमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अदालती मामलात और सियासी मामलात किस तरह चल रहे हैं इसके ऊपर हमने तबसरा किया। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।